हाल ही में एक नाम अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। इनकी गैंग ने जिस हिसाब से अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या करी, उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये गैंग करना क्या चाहती है। आज हमारे साथ है अभिषेक सोम जी। उन्हें भी इसी गैंग के एक सदस्य से धमकी मिली थी। आइए जानते हैं कि क्या था मकसद, क्या था वो पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदन सिंह बद्दो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया था। बदन सिंह बद्दो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो चुका था और उस फरारी के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोगों का ही हाथ था और कुछ उसमें अधिकारी भी मिले हुए थे। पड़ा एफिडेविट देना पड़ा। बदन सिंह बद्दो का इतना बड़ा आतंक था उत्तर प्रदेश में कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी को भी, जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं और स्पेशल फोर्सेस के चेयरमैन हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी देता था। मेरे ऊपर एक हमला हुआ, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस पिटीशन को जो वापस ले लो, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये, और क्योंकि पीआईएल चल रही है, तो इसको मेरे इंटरेस्ट में तो है नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में वापस भी नहीं लिया जा सकता, सो मोटो है। तो मेरे ऊपर एक हमला हुआ, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, जिसका मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने। ये जो गैंग है, अब ये खलनायक से नायक की भूमिका में आना चाहता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, अभी जैसे महाराष्ट्र में जो ये मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी साहब का, पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बदल गई है। जो बीजेपी क्या चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि यार कुछ ऐसा हो कि जिससे कि हम बॉलीवुड पे एक पूरा अपना वो करके, कंट्रोल करके, एक फिल्मों के माध्यम से, आप देख लीजिए फिल्में जो आ रही हैं आजकल, जैसे ट्रिपल तलाक आ रही है ना, और जैसे कश्मीर फाइल्स आई है, हलाला आई है ना, और ए टेलर मर्डर स्टोरी आई है। मतलब इस टाइप की जो सीरीज आ रही हैं, उससे करोड़ों लोगों को मैसेज देना चाहते थे, और ये तो डी कंपनी को भगाया ही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वॉर है, और माफिया जो है इसमें पूरे, इसको बॉलीवुड ही नहीं, आप देख लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल हो चुका है। ये थैंक्स टू योगी जी कि उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा सा हम आप सब लोग बचे हुए हैं। इस नंबर से कॉल आया मेरे पास, और मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम साहब, एसएसपी एडीजी मेरठ, डीजीपी साहब और सीएम साहब के एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं अमित कुमार सिंह, उनको पर्सनली बोला। मैंने कहा सर ऐसे बात है। तो यूपी पुलिस ने मुझे ये लिख के दे दिया कि हाँ, आपकी जान को खतरा है, हम लोग आपकी परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, है ना, पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। एजेंसी ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि अभिषेक भाई ये बिल्कुल जेन्युइन कॉल था और हम लोग देख रहे हैं और थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मतलब ये कह रहे हैं अलर्ट। मैंने कहा भैया देश छोड़ के चले जाए क्या, जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, वो एटीएस आपको कह रही है कि आप अलर्ट रहिएगा, जेन्युइन कॉल है ये। मुझे तो डर लगता है कि माँ बाप हैं, छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो और सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ओवैसी साहब हैं, वो भी तो डिवाइड एंड रूल वाली वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ आ जाए, है ना। अगर बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ है तो आज बोलना चाहिए ना, मुसलमानों के आप ठेकेदार हो तो सामने आओ, कहो। एज अ सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर एक आखिरी में रिक्वेस्ट करना चाहे सरकार से कि ये हो। बहुत अच्छे इंसान हैं लॉरेंस बिश्नोई, बहुत अच्छे हैं, और सरकार उनको पद्म विभूषण दे दे तो बढ़िया रहेगा। हाल ही में एक नाम अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। इनकी गैंग ने जिस हिसाब से अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या करी, उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये गैंग करना क्या चाहती है। आज हमारे साथ है अभिषेक सोम जी। उन्हें भी इसी गैंग के एक सदस्य से धमकी मिली थी। आइए जानते हैं कि क्या था मकसद, क्या था वो पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ, और मेरा गांव जो है सरधना तहसील का कालंदी गांव है। तो गांव की पृष्ठभूमि में पला बड़ा हूँ, तो बचपन से ही शौक था समाज सेवा करने का। अब
मेरठ जिले में एक बदन सिंह बद्दो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया था। बदन सिंह बद्दो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो चुका था और उस फरारी के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोगों का ही हाथ था और कुछ उसमें अधिकारी भी मिले हुए थे। हम लोगों को सूचना मिली, तमाम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकले, तो मैंने उन आर्टिकल्स के बिहाफ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, पीआईएल डाल दी, जिसको चीफ जस्टिस ने उसको टेकअप कर लिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे उस समय अवनीश कुमार अवस्थी साहब, उनसे पर्सनली एक्सप्लेनेशन कॉल किया। यूपी के होम सेक्रेटरी थे, एसीएस होम थे, कि भाई एक बदन सिंह बद्दो जो कि इतना बड़ा माफिया है, डॉन है, वो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो जाता है, तो उनको वहां जाना पड़ा, एफिडेविट देना पड़ा। बदन सिंह बद्दो का इतना बड़ा आतंक था उत्तर प्रदेश में कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी को भी, जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं और स्पेशल फोर्सेस के चेयरमैन हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी देता था। और फरारी के बाद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और उसका लाइफस्टाइल बहुत हाई था। और ब्रजलाल जी डरते थे कि यार इतना बड़ा माफिया है, ये भाग गया, मेरे को जान का खतरा है। तो तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। तब बदन सिंह बद्दो के जो उसका घर था, उसके ऊपर उसकी जो संपत्ति थी, उसको गवर्नमेंट ने अटैच किया और उसको डिमोलिश किया। तमाम न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब पब्लिश हुआ। तब से बदन सिंह हमसे दुश्मनी मानने लगा। और बदन सिंह यहीं चुप नहीं बैठा। बदन सिंह को जो प्रोटेक्शन थी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। और बदन सिंह ने, आप देख लीजिए वो कितना हार्डकोर क्रिमिनल है कि उसने लखनऊ कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के एक और बहुत बड़े अपराधी संजीव जीवा की निर्मम हत्या करा दी। और यूपी एटीएस ने अपनी चार्जशीट में उसको मेंशन किया कि ये जो मर्डर कराया गया है, ये बदन सिंह बद्दो ने कराया गया है। तो इसका नेटवर्क आप देख लीजिए, कितना खतरनाक नेटवर्क है। और फिर मेरे ऊपर एक हमला हुआ, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस पिटीशन को जो वापस ले लो, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये, और क्योंकि पीआईएल चल रही है, तो इसको मेरे इंटरेस्ट में तो है नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में, वापस भी नहीं लिया जा सकता, सो मोटो है। तो मेरे ऊपर एक हमला हुआ, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, जिसका मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में, है ना। मुझे बीच में रोक के बदमाशों ने कहा कि तुम्हारा गैंगस्टर्स से कोई लेना देना नहीं है, पर अपना ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हो, समाज सेवा करो, पर हमारे बीच में मत पड़िए, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। फिर मैं कई बार होम सेक्रेटरी से मिला, यूपी सीएम से मिला, जाके मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये सब चीजें हैं। और फिर इन्होंने, जो हमारे एक साथी थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जब पद्मावत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो हमारे साथी थे। नेशनल लेवल पे पद्मावत को केवल हम 4-5 लोग ही लीड कर रहे थे, जिसमें महिपाल सिंह मकराना, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब और आपका सुखदेव सिंह गोगामड़ी, और यूपी से हम लोग उनके साथ खड़े हुए थे। तो पूरा नेशनल लेवल पे हम लोग इसको कर रहे थे। तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या कर दी जाती है, जबकि वो एक सामाजिक आदमी थे और वो तो किसी की मदद ही कर रहे थे, कोई वो बिजनेसमैन नहीं थे, कोई माफिया नहीं थे। तो ये आप देख लीजिए, ये जो गैंग है, अब ये खलनायक से नायक की भूमिका में आना चाहता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, अभी जैसे महाराष्ट्र में जो ये मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी साहब का, पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बदल गई है। आप देख लीजिए, उस मर्डर ने पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन चेंज कर दिया है, लोगों का नजरिया बदल गया है। और
जो बीजेपी क्या चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि यार कुछ ऐसा ऐसा हो कि जिससे कि हम बॉलीवुड पे एक पूरा अपना वो करके कंट्रोल करके एक फिल्मों के माध्यम से, आप देख लीजिए फिल्में जो आ रही हैं आजकल, जैसे ट्रिपल तलाक आ रही है ना, और जैसे कश्मीर फाइल्स आई है, हलाला आई है ना, और ए टेलर मर्डर स्टोरी आई है। मतलब इस टाइप की जो सीरीज आ रही है उससे करोड़ों लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि यार बॉलीवुड पे कंट्रोल करके और लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट चला जाए। तो ये इससे बेहतर कोई था ही नहीं। जो बाबा सिद्दीकी साहब का जो मर्डर हुआ है उसका मुझे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई उनकी जो डील थी उसके बीच में बाबा सिद्दीकी साहब बीच में आ रहे थे। सामान्य पॉलिटिशियन थे, लोगों की मदद करते हैं। तो ये गैंगस्टर्स भी अब खलनायक की भूमिका से नायक की भूमिका में आना चाहते हैं। किन्हीं लोगों का तो इनके पीछे हाथ है। मुझे भी जान का खतरा है, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन लोगों का नाम लूं जो इनके पीछे खड़े हुए हैं, है ना। और अब ये नायक ही हो चुके हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि अब ये देश का युवा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत अच्छा काम कराया है। तो ये नायक की भूमिका हो गई है, और भैया नायक ही है वो तो, किसी में देश में हिम्मत ही नहीं है। और कपूर साहब ये तो सरकार से बड़े हो चुके हैं, सरकार इनके लिए कुछ नहीं है। अगर वो घोषणा कर दे कि पार्लियामेंट का मुझे इलेक्शन लड़ना है, कोई टिकट ही नहीं भरेगा। कौन भरेगा उनके सामने टिकट? मरना थोड़ी है, सबको सबके एक परिवार होता है, सबके बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं। मुंबई में क्या दोबारा से अंडरवर्ल्ड आने की प्रक्रिया शुरू हो गई जैसे पहले था? पहले बॉलीवुड पे भी कब्जा होता था दाऊद के टाइम पे, कि उनका इन्फ्लुएंस रहता था मुंबई में। अब से क्या दोबारा से, मतलब जब से लॉरेंस गैंग एक्टिव हुई है, क्या दोबारा से कब्जा हो रहा है धीमे धीमे? बिल्कुल हो रहा है, हो चुका है। आप देखिए ना, कंगना रनौत को अपफ्रंट आके उन्होंने एक चैलेंज लिया और शिवसेना से एक आमने सामने की लड़ाई लड़ी। बीजेपी ने उनको एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट दे दिया ना। तो ऐसी लॉरेंस को भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल गिफ्ट मिल जाएगा, इसमें क्या बात है। और ये तो डी कंपनी को भगाया ही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वॉर है, और माफिया जो है इसमें पूरे, इसको बॉलीवुड ही नहीं, आप देख लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल हो चुका है। ये थैंक्स टू योगी जी कि उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा सा हम आप सब लोग बचे हुए हैं, वरना पता नहीं क्या हाल होता है यूथ का। जो उत्तर प्रदेश की युवा जो आज ये चाहती है कि भाई हमें कुछ करना है, पढ़ना है, लिखना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। किसी बच्चे से बात करिए, वो उसके दिमाग में माफिया वाली बात है ही नहीं। अब तो वो चाहता है कि यार मैं बिजनेस करूंगा, है ना, कुछ स्टार्टअप करूंगा, कुछ पढ़ूंगा, कमाऊंगा, अपनी तरक्की करूंगा। तो ये सब माहौल बदल गया है। पर यूपी के अलावा आप राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कितने माफिया, कितने पावरफुल हो चुके हैं कि गवर्नमेंट उनके अलायंस में काम कर रही है। गवर्नमेंट उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। मैं डीप स्टेट तो आपने सुना ही होगा, तो वो डीप स्टेट से भी इनका हो सकता है अलायंस हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करके सर हम देंगे। हमने तो सुना था कि यूएस में या और रशियन माफिया होते हैं, इजरायली माफिया होते हैं, कार्टल्स होते हैं। तो अब ये इंडिया में वही सीरीज आ गई है ना। कोई एक माफिया किसी पहले पॉलिटिशियंस पर या जो जिन लोगों की समाज सेवा के लिए एक उदारता रहती थी और नेशन फर्स्ट वाले लोग थे, सोच रहती थी, उन पे कभी इस तरह के कभी हमले नहीं हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिशियंस मारे जा रहे हैं, समाज सेवक मारे जा रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर देश के लिए काम ही करना है तो उन लोगों को सफाया करिए ना, जो लोग देश के अंदर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, जो यूथ को खराब कर रहे हैं। जो अगर आपको नायक ही बनना है तो उन लोगों को आप रास्ते से हटाइए, सरकार की मदद करिए, जो और देश को, मतलब देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना।
उन लोगों से क्या मतलब है? ये तो आम लोग हैं, हमें तो कोई भी मार देगा। मुझे यूपी पुलिस ने जब मेरे पास कॉल आया तो आपको हैरानी होगी, तो मैंने कहा सर मुझे जान का खतरा है, इस नंबर से कॉल आया मेरे पास और मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम साहब, एसएसपी, एडीजी मेरठ, डीजीपी साहब और सीएम साहब के एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं अमित कुमार सिंह, उनको पर्सनली बोला। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। तो यूपी पुलिस ने मुझे ये लिख के दे दिया कि हाँ आपकी जान का को खतरा है, हम लोग आपकी परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, है ना, पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। ये लॉरेंस बिश्नोई और बदन सिंह बद्दो ने अब ऐसी जोड़ी बना दी है कि मुझे तो लगता है एजेंसीज फेल हो चुकी हैं। आपको पुलिस से कोई भी सहायता नहीं मिली थी उस टाइम पे जब आपने अपील करी थी कि आपकी जान को खतरा है? नहीं, उस समय बस एक दो उन्होंने जो 112 की जो वो हैं पुलिस मोबाइल कंट्रोल वो करती हैं, उनको अपना खड़ा कर दिया था और घर के आसपास थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर रहे थे। बस इस मतलब जो प्रोटेक्शन मुझे और मेरे परिवार को देनी चाहिए थी, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं, अभी भी मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी जनहानि होती है तो उसमें बदन सिंह बद्दो और ये सब लोग भी शामिल हैं। बदन सिंह का लॉरेंस के साथ क्या कनेक्शन है? भाई बदन सिंह उनके शेल्टर में है, देश से बाहर फरार हो चुका है, अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और तमाम धमकियां देता है। यूपी पुलिस फेल हो चुकी है। यूपी एटीएस का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये मुझे धमकी दी गई है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। अब एजेंसीज ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि अभिषेक भाई ये बिल्कुल जेन्युइन कॉल था और हम लोग देख रहे हैं और थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मतलब ये कह रहे हैं अलर्ट। मैंने कहा भैया देश छोड़ के चले जाए क्या, जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, वो एटीएस आपको कह रही है कि आप अलर्ट रहिएगा। अलर्ट रहिएगा, जेन्युइन कॉल है ये, उस अधिकारी का नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा सर अलर्ट कहाँ रहूं, मैं कहाँ जाऊं, अब बच्चे स्कूल भी जाते हैं छोटे, कोई हम लोग इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोग तो है नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, गांव से निकले हुए लोग और हैं। सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि आपने एक मतलब उनके खिलाफ पीआईएल पिटीशन फाइल करी, उसका घर डिमोलिश हो गया, उसने एक जो ताजमहल बनाया हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ध्वस्तीकरण कर दिया। और ये हाई किस समय की बात है, किस समय? ये 2020 की अच्छा, घटना है। योगी जी के हाँ, उस उत्तर टाइम पे। प्रदेश ये योगी महाराज जी के शासनकाल की वो घटना है ये। तो ये सब इन लोगों का और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे तो डर लगता है कि माँ बाप हैं, छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो और सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी आप देखिए ना कि सलमान खान को भी मतलब डर के देश छोड़ के जाना पड़ रहा है ना, घर घर में पैक हो चुका है। हाँ, कि मना कर दिया कि गैस ना आए और वो तो मतलब कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, मतलब शासन फेल हो चुका है, एजेंसीज फेल हो चुकी हैं। तो मेरी तो देश के गृह मंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि माफियाओं को थोड़ा सा इन पे लगाम लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, गुंडा राज खत्म होना चाहिए। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरी 78 PILs हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कस्टोडियल डेथ, फेक एनकाउंटर, करप्शन पर। तो मैं एक बार कन्नौज गया, तो मुझे एक फारिकपुर गांव जाना था। तो फारिकपुर जब गांव में पहुंचा तो वहाँ की एक टीचर जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई, परवत सिंह नाम था, उनको पुलिस वालों ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। उस दिन वो उस डिस्ट्रिक्ट का हॉट टॉपिक था।
तो मैं आ गया, अपने घर वापस आया। मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कलेक्ट करे और मैंने अपने एडवोकेट को बोला, मैंने कहा इस पे एक पिटीशन फाइल कर दो, पीआईएल डाल दो। पीआईएल डालने के बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, कन्नौज एसपी, थाना इंचार्ज कोतवाल, जो तिरवा कोतवाल थे उनको, तो उसमें 6 पुलिस वालों को 302 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो सब लोग जेल गए। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और ऐसे देश के बहुत बड़े बड़े स्कैम हम लोगों ने खोले हैं। अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक स्कैम था, जो कोविड में जब पूरा लॉकडाउन हो चुका है तो उन्होंने फर्जी अपना बिल्स बनाने चालू कर दिए, तो उसमें 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार सस्पेंड हुए। अभी 300 करोड़ रुपए का एक और स्कैम था कि वहाँ पे सीसीएस में की जो वो थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं, उन पे भी आरोप लगाया गया, उसको लेके हाई कोर्ट गए। हॉस्पिटल्स के खिलाफ, है ना, और कस्टोडियल डेथ, फेक एनकाउंटर, मतलब बहुत बहुत सारे काम किए। तो हमें तो माफियाओं को से हमारा कोई लेना देना थोड़ी है, हम तो जनहित में काम कर रहे हैं। अगर कोई हम लोग अच्छा मुद्दा लेके और उस पर कोई एक ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको संज्ञान लेके पब्लिक वेलफेयर में एक ऑर्डर पास करती है, तो उससे तो जनहित ही हो रही है ना। तो इनसे पता नहीं क्या इन लोगों को हमसे दुश्मनी हो गई है। जिस हिसाब से ये सब चल रहा है सिलसिलेवार तरीके से, मेरा एक ये सवाल था कि क्या बाबा सिद्दीकी की जिस हिसाब से हत्या हुई है उसको टाला जा सकता था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी लंबे समय से प्लान होता है, रेकी भी करी जाती है, लोग आते हैं, देखते हैं उसको एडवांस में, कि ये सब सरकार की भी मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इन लोगों के पास आशीर्वाद टाइप का है कि चलो हम हैं, देख रहे हैं। तो क्या ये टाला जा सकता है अगर गवर्नमेंट पूरा फुल उसमें आ जाए? नहीं नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको पता रहता है क्या होने वाला है, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार के संज्ञान में ना हो, है ना। तो ये पॉलिटिकल मर्डर है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस मर्डर से चेंज हो गई है, और ये खलनायक से नायक बनने वाली एक स्टोरी बन गई है कि लोग अब लॉरेंस बिश्नोई को भी, बदन सिंह बद्दो को भी ये कहने लगे यार हीरो हैं ये हमारे, है ना। तो ये हीरो बन चुके हैं, सरकार ने इनको हीरो बना दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है और गृह मंत्री उनके घर जाते हैं, कमिटमेंट करके आते हैं, फिर उसके बाद फिर भी देखिए ना क्या हुआ। सलमान खान के घर पे गोलियां चलती हैं, फिर सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या होती है, दिल्ली के अंदर शूट आउट होता है, और तमाम इतनी बैक टू बैक इतनी सारे हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। भाई जेल तो उनके लिए एक ये ऐसा मान लीजिए जैसे पैलेस बन चुका है, सारी फैसिलिटीज है। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, हम तो कहते हुए हम तो ये कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छे इंसान है लॉरेंस बिश्नोई, बहुत अच्छे हैं, और सरकार उनको पद्म विभूषण दे दे तो बढ़िया रहेगा। आप बता रहे हैं ये सबके हीरो बन चुके हैं जैसे आजकल के यूथ के। हाँ आप बिल्कुल। किसके हीरो बने? आपने भी तो सामाजिक कार्य करे होंगे, तो आपको भी तो कोई आइडियल की तरह दिखता हो। नहीं, हम लोग तो जैसे डॉक्टर स्वामी हैं हमारे हीरो, तो वो हैं, और अखिलेश यादव जी हैं, वो हमारे हीरो हैं, और बहुत सारे मेरी जो दादी हैं वो हमारे लिए हीरो हैं। अखिलेश यादव के काम से काफ़ी इंस्पायर लगते हैं आप। भैया जब मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश भैया ने उस समय जो उनका विज़न था 2012 से 17 तक, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितना उन्होंने काम किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, हॉस्पिटल्स पे काम किया, मेडिकल कॉलेज पे काम किया, तो मतलब उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट पे काम किया था उन्होंने। और बाकी जो सरकारें हैं वो हिंदू मुस्लिम्स पे काम कर रही हैं, वो ठीक है, उनके मतलब समय में कुछ चीज़ें बिगड़ गई जिसकी वजह से हम उनको सत्ता से बाहर रहना पड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है कि अब यूथ को डेवलपमेंट चाहिए, यूथ को बेटर फैसिलिटी चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए,
बेटर हॉस्पिटैलिटी चाहिए। क्या क्या चीज थी ऐसी जो अखिलेश यादव के टाइम पे रह गई, जो उनको करनी चाहिए थी बट वो नहीं कर पाए? देखो, मेरे हिसाब से डेवलपमेंट बस उन्होंने ये जो धार्मिक वाला जो कार्ड है ना, हिंदू मुस्लिम, इनसे मतलब हमेशा से बहुत वो पॉजिटिव थे, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि यार ये मंदिर मस्जिद की क्या बात है। कोई कोई छोटा बच्चा है, अगर वो उसको अच्छी रैंक आ रही है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, इस बात में उससे क्या कंपटीशन करना। जो बेस्ट है वो बेस्ट है, आप बेस्ट हैं तो आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कभी चीजों में मतलब भेदभाव नहीं किया। और बाकी जो दूसरे दल हैं उन्होंने भेदभाव करना सिखाया। मैं तो बड़ा, आप भी देखते होंगे कि आजकल बॉलीवुड के जो फिल्में बनने लगी हैं हिंदू मुस्लिम बेस्ड बनने लगी हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट बनने लगे हैं हिंदू मुस्लिम बेस्ड। तो मतलब एक मैसेज जा रहा है कि सोसाइटी को डिवाइड कैसे किया जाए। मैं आप देख लीजिए ओवैसी साहब हैं, वो भी तो डिवाइड एंड रूल वाली वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ आ जाए, है ना। अगर बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ है तो आज बोलना चाहिए ना, मुसलमानों के आप ठेकेदार हो तो सामने आओ, कहो। आप देख लीजिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इस मर्डर पे कोई पॉलिटिशियन कोई बोल ही नहीं पा रहा है। किसी का आप वर्जन सुनिए कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत गलत हुआ है और एजेंसीज फेल हो गई हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके रीजंस क्या हैं, उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बिहार के नेता है, मैंने उनका बयान सुना है, तो बड़ी हिम्मत वाले नेता हैं। पता नहीं कल भी उनके साथ क्या हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए वो हटा दो, फिर मैं बताता हूँ। ये सारी गैंग जिन ये स्टेटमेंट आप बता रहे हैं ना, इसी का जिक्र कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो मैं कल उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन है। आपकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी या बदन सिंह से कोई आपकी पॉलिटिकल रीजन से कुछ? नहीं, वैसे हमारा, हम देखिए, हम लोगों ने जितने भी काम किए हैं केवल पब्लिक वेलफेयर के लिए किए हैं। मेरठ शहर से बदन सिंह बद्दो, मेरठ में भी उनका आतंक था भाई। आप देख लीजिए, उनके पूर्व डीजीपी को वो ऑफिशियली आके धमकी देते हैं, आज भी देते हैं। तो उनका मतलब कितना हार्डकोर क्रिमिनल है और कितना स्ट्रांग नेटवर्क है। एजेंसीज फेल हो चुकी हैं, यूपी पुलिस फेल हो चुकी है, सेंट्रल एजेंसीज फेल हो चुकी हैं। 5 लाख रुपए के इनामी है, अब शायद ज्यादा हो गए। तो ये सब जो चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ये दिखाया तो है कि माफियाओं को खत्म किया गया, पर कुछ माफिया अभी भी ऐसे हैं जो सरकार से बहुत बड़े हैं। सही बात यह है, उनको कब खत्म किया जाएगा? क्या देश के गृह मंत्री उनको खत्म कर पाएंगे? सवाल ये उठता है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन माफियाओं को खत्म कर पाएंगे जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे कुछ नहीं है, हम उसको मसल देंगे? एक 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 देश का इतना बड़ा सितारा सलमान खान, जो पूरी दुनिया में उसको लोग जानते हैं, करोड़ों उसके फैन फॉलोइंग है, जहां खड़ा हो जाए वहां मतलब भीड़ का हजारों लोग सड़कों पे आ जाए, उसके साथ इस तरीके से ये व्यवहार हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। सलमान खान से हमारा कोई, वो मुझे जानते भी नहीं है, पर जो रियलिटी है, बाबा सिद्दीकी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उनकी हत्या कर दी गई? सुखदेव सिंह गोगामड़ी एक सामाजिक संगठन, वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं थे, वे करणी सेना के अध्यक्ष थे। और केवल ऐसा नहीं, वो राजपूतों के ही पक्ष में कोई आवाज उठाते थे। कोई भी समाज के अंदर किसी के साथ अन्याय होता था तो उसकी आवाज उठाते थे। तो उनको भी मार दिया गया। क्यों मार दिया गया भैया? और एनआईए ने उसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी उनको, उनके परिवार वालों को कुछ भी उनको मदद नहीं मिली है और उनकी जान को खतरा है। तो मैं तो ये कहूंगा, जो बिहार के नेता हैं, भैया सुरक्षित रहिए। सरकारें फेल हो चुकी हैं, अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम करिए। ये गैंग जेल से कैसे ऑपरेट कर सकती है? कुछ आपके पास आइडिया है कि मतलब
क्या इनको फैसिलिटीज कुछ मिली हुई होंगी? बिल्कुल है फैसिलिटी, आपने देखा होगा 700 लोगों का शूटर का गैंग है। ये तो कम है, 7,000 भी हो सकते हैं। 150 करोड़ देश की जनता है, 7,000 भी हो सकते हैं। हीरो है ना, नेशनल हीरो हो गए हैं ये, नेशनल हीरो हो गए हैं और बच्चे उनको अपना हीरो मानते हैं, अच्छी बात है। और अगर दूसरे लहजे में कहूं, क्योंकि हमें भी जान का खतरा है, बहुत अच्छे इंसान हैं और सरकार को उनको बहुत बड़ा सम्मान भी देना चाहिए, है ना। और उनको पार्लियामेंट में लेके आए तो बहुत अच्छे सांसद भी रहेंगे, कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। लॉरेंस बिश्नोई की जगह अब वहां नहीं है, देश की संसद में है और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, तो बहुत अच्छे इंसान है। आप एज अ सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर एक आखिरी में रिक्वेस्ट करना चाहे सरकार से कि ये हो? सरकार से यही कहूंगा कि भैया देश के गृह मंत्री और जेपी नड्डा साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दीजिए बदन सिंह बद्दो को, लॉरेंस बिश्नोई को, और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। और अगर ये नहीं कहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे साहब। अगर हमने ये बात नहीं कही तो हम मारे जाएंगे, हमारे परिवार को खतरा है जान का, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हमें छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है कि कोई भी इनके घर पे आइए, इनको मार दीजिए, को क्या फर्क पड़ रहा है। लिख देंगे एक एफआईआर कि कुछ अज्ञात लोग आए और इनको मार के चले गए। तो अगर ये नहीं बोलेंगे कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए, ये देश के नायक हैं, तो हम भी मारे जाएंगे। ये तो आपके अंदर हिम्मत है कि आपने ये सब चीजें और आपके सामने ये सब चीजें डिस्कशन हो गई, सरकारें सब जानती हैं। और इंटरनेशनल माफिया हैं जो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करा रहे हैं, और इनके सब अलायंसेस हैं। सबने देखा है, यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि पाकिस्तान की जेलों में जो बंद कैदी हैं उनसे भी ईद की बधाई दी जा रही है। तो भैया बहुत बड़ी बात है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना। जेलों के अंदर निर्मम हत्या होती है, भैया आप देख लीजिए जो मुन्ना बजरंगी की किस तरीके से हत्या हुई। कुछ हुआ मारने वालों पर? कुछ नहीं हो पाया। बाहर सुरक्षित नहीं है आदमी, जेल में सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाए। तो हो रहा है, जो अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छी फैमिली है, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन चुका है कि किस देश में जाना है। भाई यूएस में इनके अलायंसेस हैं, यूके में है, कनाडा में है, ठीक है, जाए कहाँ। कुछ मिडिल ईस्ट की 1-2 कंट्रीज हैं, मतलब 1-2 शहर हैं, वहीं जा सकते हैं। तो मतलब इतना अभी मुझे जानकारी मिली, एक यूरेशियन कंट्री थी, तो उसमें वहां तक पूरा होल्ड है। तो देश के गृह मंत्री को, माननीय अमित शाह जी को, इन सब लोगों को बहुत अच्छा कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दें, केंद्रीय मंत्री बनाएं, और साहब हमें छोड़ दीजिए। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, वरना हम तो मारे जाएंगे साहब। छोटे से लोग हैं, गांव से निकले हैं, कोई इतनी बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है। गांव भी ऐसा है जो शहर से 30 किलोमीटर दूर है, सड़कें नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है आज भी। और वो बच्चे जो मेरे भाई हैं वो हमसे भी बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है, वो हमसे बेस्ट हैं, फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग यहां तक आए हैं, सब लोगों का सहयोग रहा है, सब लोगों का आशीर्वाद रहा है, पर पता नहीं था रात को नींदें, जैसे पता लगता है कि ये शूट आउट हो गया है तो क्या करा जाए, सोच समझ के निकलना पड़ता है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो पर सरकारें फेल हो चुकी हैं भैया, और गैंगस्टर्स से ये जो नायक बन चुके हैं, इनसे भी प्रार्थना है कि देश हित में काम करना है तो भैया और बहुत सारे काम है, उनको कर लीजिए। अगर एजेंसीज की मदद भी करनी है तो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ आप जंग लड़िए,
तब आप नायक ही होंगे। क्यों? सही बात है। आप जो देश के युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं, ड्रग्स कितनी अभी कई मेरे हिसाब से 2-3 हजार करोड़ रुपए की अभी रिसेंटली ड्रग्स पकड़ी गई है ना। और एक तो पोर्ट पे पकड़ी गई थी, जो देश के सबसे बड़े बहुत बड़े व्यापारी हैं उनके पोर्ट पे पकड़ी गई थी कई हजार करोड़ रुपए की, तो न्यूज में आई नहीं। तो अगर आपको राष्ट्र हित में ही काम करना है, नेशन फर्स्ट वाले आपकी विचारधारा है, होनी भी चाहिए, हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं। ये एक पहले क्या होता था, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने राष्ट्रवाद के नाम पे पहले जनता को ठगा, फिर युवाओं को ठगा, फिर बॉलीवुड को ठगा। अब वो सोच रहे हैं यार एक सब्जेक्ट बच चुका है, माफिया। सरकार का नाम लीजिए खुल के। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा ने पहले राष्ट्रवाद के नाम पे युवाओं से कहा कि भाई काम मत करो, रैलियों में आओ, हमारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, है ना, देश में दंगा हो जाएगा, देश में मतलब जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है वो हमें टेक ओवर कर लेगी। अरे कहाँ, अब युद्ध बदल चुका है। तो एक सब्जेक्ट ये बचा हुआ था कि ये माफिया बचे हुए थे, इनको कैसे यूज करना है, तो इन्होंने वो यूज कर लिया, दिखा दिया, है ना। तो मुझे और कोई ऑर्गेनाइजेशन अब मुझे लगता है बची हुई नहीं है, कि ये सब पॉलिटिकल मैटर है। फिर इनके भी जो सुपर बॉस हैं वो देश के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। बड़ी दुखद बात है। और फिर भी मैं आपके इस शो के माध्यम से कहूँगा, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को और सभी प्रदेशों की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। यूथ को जो चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट पे काम होना चाहिए। हम लोग किस परिवेश में रह रहे हैं, है ना, हम लोगों की बेटर हॉस्पिटलिटी पे काम होना चाहिए। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे काम होना चाहिए, डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। कहाँ इन माफियाओं को प्रोटेक्शन दी जा रही है, मतलब हमें प्रोटेक्शन नहीं है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें प्रोटेक्शन नहीं है। अभी कोई माफिया आ जाए, जेल से तारीख पे आ जाए, तो 500 गार्ड्स हैं उसके साथ। पॉलिटिशियन क्या है, ब्यूरोक्रेट्स क्या है, तो उसका तो आपने एक महिमा मंडन कर दिया। भाई इतना बड़ा माफिया है, ठीक है, आप डिजिटल वर्ल्ड है, आप वैसे ही उस पर करा लीजिए, उसकी तारीख लगवा लीजिए, क्यों इसको इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये माफियाओं का महिमा मंडन कर दिया है और लोग इनको हीरो मानने लगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बच्चे, ये जो 8-10 सालों में जो परिवर्तन आया था, फिर दोबारा यूथ का एक मतलब माइंडसेट फिर दोबारा कन्वर्ट हो चुका है कि यार कि हमें देखिए कितना पावरफुल लोग हैं यार। आज क्या है, पूरा देश दुनिया को नहीं पता है कि लॉरेंस बिश्नोई सरकार कुछ नहीं है उसके सामने, देश के एक एक व्यक्ति को पता है। तो ये सरकार की ये प्रशंसा मान लीजिए, ये सरकार की ये नाकाबिलियत मान लीजिए। ये काफी एक हास्य बात होगी, हास्यास्पद बात होगी कि जहाँ पे एक गुंडा, जहाँ पे एक खराब छवि वाले आदमी को हमें ये बोलना पड़ रहा है अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए कि इनको अवार्ड करा जाए, इनको राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाए ताकि हम सुरक्षित रहें। तो काफ़ी ये कहीं न कहीं सोच का एक विषय है। आज जुड़े हमारे साथ अभिषेक सोम जी, जिन्होंने अपनी समस्याएँ बताई, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद उनको क्या-क्या तकलीफ़ें देखनी पड़ी, कैसे उनकी जान के ऊपर भी खतरा बना, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, क्या-क्या उनको धमकियाँ मिली, कैसे सबसे वो आगे बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो भी हमें थैंक यू बातें सो बताई। मच, थैंक यू।